नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम पर। हम लोग अपनी क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए आप सभी के समक्ष हमारा पीडब्ल्यू परिवार हिंदी मीडियम का आप सभी के सामने रख रहा है बोर्ड बूस्टर सीरीज। और आप सभी को पता है कि इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे जो आपके चैप्टर्स हैं वो आप सभी के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग हिस्ट्री के बहुत से चैप्टर्स को देख चुके हैं, ज्योग्राफी के बहुत से चैप्टर्स को देखा है, हमने पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के बहुत से अध्याय को देखा है। और हमारी आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका विषय है जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग मुख्य तौर पर अर्थशास्त्र कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं और इंग्लिश में इसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इको। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा अध्याय है जिसे कहा जाता है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसको आप सभी के सामने रखेंगे। आपके पेपर में इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल बनते हैं। एक आसान चैप्टर है, बहुत ही सरलता के साथ हम लोग इस चैप्टर को समझने वाले हैं। अच्छा, एक बात आपको बता दें कि कहीं कहीं जो बच्चे हमारे सीबीएसई बोर्ड के हैं वहां पर तो इस चैप्टर को वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से पुकारा जा रहा है। वहीं अगर हम देखें तो इसको, इसी शब्द को, वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहा जाता है ना। तो अगर भूमंडलीकरण आप कहें या फिर वैश्वीकरण आप कहें, भैया एक ही चीज के दो है नाम, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब समझेंगे हमारी आज की इस क्लास में कि आखिर ये चैप्टर है क्या। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी ये क्लास होगी। आपको हमारी इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक करना होगा और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट और कोई भी कंफ्यूजन अपने समक्ष नहीं आने देना होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं दोस्तों। ये चैप्टर आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और मैं क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यही समझेंगे कि भैया वैश्वीकरण है क्या, किस चीज का नाम है। क्या किसी गाड़ी का नाम है, क्या किसी आप देखते हैं कि पक्षी का नाम है। भैया वैश्वीकरण है क्या, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ वैश्वीकरण क्या है ये देखा जाएगा और उसी के साथ फिर हम ये देखेंगे कि वैश्वीकरण का विकास किस तरीके से हुआ है ना। वैश्वीकरण है क्या और इसका विकास कैसे हुआ है, यानी कि ये दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरीके से फैलता रहा है ये देखेंगे। उसके बाद इसके फैलने के क्या कारण रहे हैं, दुनिया में ये इतना फैला कैसे और इसकी वजह से दुनिया में क्या बड़े बड़े बदलाव आए, क्या परिणाम आए, है ना, रिजल्ट क्या आया। तो इसको समझेंगे। वैश्वीकरण क्या है, दुनिया के अंदर इसका विकास कैसे हुआ, इसके विकास होने के क्या क्या कारण रहे हैं, और उसी के साथ साथ जब ये पूरी दुनिया के अंदर फैल गया तो इससे दुनिया के अंदर रहने वाले लोगों के जीवन में क्या बदलाव आए, क्या परिवर्तन आए, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्लास को कर देते हैं शुरू। क्लास के अंदर पूरे तौर पर आपको ध्यान रखना है, हमारी इस क्लास को आपको शुरू से आखिर तक करना है और किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन आपके सामने क्लास के आखिर तक नहीं रहने वाला, ठीक है। लेट्स बिगिन द क्लास। अच्छा, एक और चीज बता दें कि हम लोग अपने इस चैप्टर से संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछले सालों में आपके पेपर के अंदर पूछे गए हैं, उनको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे पूरे टॉपिक के हिसाब से और उसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा जो आपके वैल्यूएबल सवाल होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट कर देते हैं। तो भैया सबसे पहला आप सभी के दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर ये वैश्वीकरण है क्या। जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं कि वैश्वीकरण क्या चीज है। देखिए, अगर आप लोग हमारे भारत के अंदर देखें तो आपको हमारे प्यारे भारत के अंदर बहुत सारे राज्य दिखते हैं, इन राज्यों के अंदर बहुत सारे शहर दिखते हैं और इन शहरों के अंदर आपको बहुत सारे बाजार दिखते हैं। इंडियन मार्केट्स हैं बहुत बड़ी बड़ी, है ना, हमारे देश में बहुत सारे बाजार हैं। अगर हम लोग सीधे सरल शब्दों में वैश्वीकरण को समझना चाहें कि जब आप अपने देश के बाजारों को, ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूं, यही परिभाषा पेपर में लिख आइएगा, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। वैश्वीकरण या फिर भूमंडलीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि जब आप अपने देश के अंदर मौजूद जो आपके बाजार हैं उसको दुनिया के साथ जोड़ देते हैं, कि आपके देश के अंदर, है ना, आपके देश के अंदर जो आपके बाजार हैं, देश के अंदर आपके जो बाजार हैं उसको दुनिया के बाजारों से जोड़ देना। या फिर हम कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को, है ना, हम इसे अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, हम लोग इसे अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, या फिर हम लोग इसे बाजार भी कह सकते हैं, कि अपने देश के बाजारों को दुनिया के बाजारों के साथ जोड़ देना, अपने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना, यही वैश्वीकरण कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश के अंदर जापान का सामान आ रहा है, हमारे देश के अंदर जर्मनी का सामान आ रहा है, हमारे देश के अंदर बांग्लादेश का सामान आ रहा है, हमारे देश के अंदर चाइना का सामान आ रहा है, दुनिया के हर देश का सामान हमारे यहां पर आ रहा है और बेचा जा रहा है। और उसी के साथ साथ हमारे देश का सामान दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहा है, अफगानिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, उसी के साथ अमेरिका जा रहा है, कनाडा जा रहा है। तो अपने देश के बाजारों को
दूसरे दुनिया के सभी बाजारों के साथ, है ना, दुनिया के बाजारों के साथ जोड़ देना, यही वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? कि अगर हम लोग सीधे सरल शब्दों में देखें कि मुख्य तौर पर जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसको क्या कर देना, अपने देश की अर्थव्यवस्था में से जोड़ देना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। कि देश के बाजार को दुनिया की बाजार से जोड़ देना, यही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। इंग्लिश में इसे एक और नाम से पुकारा जाता है, इसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। तो कभी पेपर में अगर ग्लोबलाइजेशन आ जाए, हाय दैया सर जी हम तो पढ़े ही नहीं थे तो मेरे दोस्त घबराना नहीं है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण होता है। इस चीज के 3 नाम है। वैश्वीकरण कहा जाता है इसे, इंग्लिश में अपन लोग इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या? भूमंडलीकरण। तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो अब तक हमने सबसे पहले ये समझ लिया कि भैया वैश्वीकरण है क्या? कि जब आप अपनी देश की अर्थव्यवस्था को, अपने देश के बाजार को दुनिया के बाजारों के साथ जोड़ देते हैं, तो इसी को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और अच्छे तरीके से समझ पाए। आप देखें कि भैया एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि मुख्य तौर पर एक कंपनी है जिसे कहा जाता है एप्पल। सर जी हम तो अपने पापा से कहे थे कि हमें ना एप्पल वाला फोन दिला दो, बहुत महंगा होता है मेरे दोस्त, बहुत महंगा होता है ना। एप्पल फोन की बात करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि एप्पल कंपनी है कहां की, आप सभी को बताया दोस्तों कि ये जो एप्पल ब्रांड है, जिसके फोन बहुत ज्यादा मशहूर हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा मशहूर है, आप देखते हैं कि ये जो एप्पल मोबाइल फोन है, आप देखते हैं कि ये मुख्य तौर पर क्या होता है, ये बनते तो चीन में है ना। है ये कंपनी अमेरिका की। कहां की है ये जो कंपनी है? ये अमेरिका की है। लेकिन देखो भैया कितने चतुर हैं ये लोग, हैं ये अमेरिका की कंपनी, लेकिन जब ये अपना सामान बनाते हैं तो ये चाइना के अंदर इन्होंने अपने स्टोर्स खोल रखे हैं, अपने कारखाने खोल रखे हैं। है अमेरिका की कंपनी, इनका जो फोन बनाए जाते हैं, लैपटॉप बनाए जाते हैं, है ना, वो सभी ये चाइना में बनाते हैं, तैयार करते हैं, और उसके बाद फिर ये दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचते हैं, और उसके बाद ये फिर दुनिया के अलग अलग विभिन्न विभिन्न इलाकों के अंदर पहुंचते हैं। और ये क्या है दोस्तों? इसी को मुख्य तौर पर आप देखें कि भैया अमेरिका की कंपनी चीन के अंदर सामान बना रही है, और ये जो चीन के अंदर बना हुआ सामान है ये दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहा है। और ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि दुनिया के बाजार आपस में जुड़े हुए हैं, दुनिया के अंदर हमें वैश्वीकरण दिख रहा है। अगर अमेरिका की ये कंपनी सिर्फ अपने यहां पर ही सामान को बनाए और अपने यहां पर ही क्या करे, सामान को बेचे, तो वो वैश्वीकरण तो नहीं कहलाएगा। कि किसी एक देश का सामान दुनिया के हर देश के अंदर वहां पर मौजूद हर कोई व्यक्ति प्रयोग में ला रहा है, ये वैश्वीकरण की वजह से ही है। तो आप क्या देखते हैं कि मुख्य तौर पर क्या हुआ, इसी को हमने क्या देखा, वैश्वीकरण के तौर पर समझा कि एक अमेरिका की कंपनी चाइना के अंदर सामान बना रही है, और उसके बाद फिर दुनिया के हर एक देश के लोग इस सामान को खरीद रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये चीज संभव हुई है वैश्वीकरण की वजह से, या फिर ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि हमने एक देश के बाजारों को दूसरे देश के बाजारों के साथ, पूरी दुनिया के बाजारों के साथ जोड़ दिया। अब यहां पर आप सभी के सामने जरूर यह सवाल आ सकता है कि सर ये जो ग्लोबलाइजेशन है या फिर ये जो वैश्वीकरण है, आखिर इसकी शुरुआत कब से हुई, है ना। आधुनिक समय में तो हमें पता है कि एक देश का सामान दूसरे देश में जाता है, और एक देश दूसरे देश के साथ क्या करता है, चीजों को लाता है, ले जाता है, इसे हम लोग वैश्वीकरण कह रहे हैं। अगर हम लोग देखें कि जो वैश्वीकरण का विकास है या फिर जो उसकी शुरुआत है वो किस तरीके से हुई, तो भैया आज से लगभग अगर हम लोग 1000 साल पीछे चलें, है ना, आज के समय से अगर हम लोग 1000 साल पीछे चलें, तो हम देखते थे कि उस समय के अंदर भी एक देश का सामान दूसरे देशों में जाया करता था। और इससे यह साबित होता है कि लगभग 1000 साल पहले भी दुनिया में वैश्वीकरण मौजूद था। होता क्या था दोस्तों, आप देखते हैं कि एक चीज आपने जरूर सुनी होगी जिसे हम लोग कहते हैं सिल्क रूट, या फिर जिसे एक और नाम से पुकारा जाता है, जिसे कहा जाता है रेशम मार्ग, है ना। क्या कहा जाता है दोस्तों? रेशम मार्ग। भैया ये जो रेशम मार्ग है, आप देखते हैं कि दोस्तों कहां से शुरू होता है, ये मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि चाइना से शुरू होता है, उसके बाद फिर ये इंडिया पहुंचता है, फिर ईरान पहुंचता है, फिर अरब देश पहुंचता है, और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि यूरोप पहुंचता है। एक रास्ता है, और इस रास्ते के जरिए दुनिया के अलग अलग बड़े बड़े देश एक साथ जुड़े हुए थे, और इस रास्ते के जरिए आप देखते हैं कि रेशम जो कपड़ा होता था उसको चाइना से लेकर यूरोप तक भेजा जाता था, और उसी के साथ साथ फिर जो यूरोप के अंदर सामान था, भारत का जो सामान था, अरब देशों का जो सामान था, वो अलग अलग इलाकों में पहुंचा करता था। तो आप देखें कि मुख्य तौर पर ये जो वैश्वीकरण है, ये अभी हाल फिलहाल में आई हुई चीज नहीं है। प्राचीन समय से ही हम देखते हैं कि मनुष्य एक दूसरे देश के साथ व्यापार करता आ रहा है, और अपने देश के सामान को दूसरे देशों में बेचता आ रहा है ना। और इसके जरिए क्या होता है, ना सिर्फ सामान को बेचा जाता है, ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ सामान बेचा जाता है। भैया जब एक देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं तो वो अपने साथ अपने यहाँ की संस्कृति भी ले जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? जी हाँ भैया, चाइना के लोग भारत आए, चाइना के लोग ईरान गए, चाइना के लोग यूरोप गए, तो चाइना के लोग अपने यहाँ पर जो खाने बनाने के तरीके थे, चाउमीन हुई, नूडल्स हुए, वो दुनिया के अलग अलग इलाकों में ले गए। भाई भारत के लोग आपको दिखता है कि अलग अलग इलाकों में गए, तो भारत के लोग अपने ज्ञान को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, हमारा जो गणित का ज्ञान था, वो दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचा। ये इसी वजह से हुआ। तो वैश्वीकरण
सिर्फ सामान का अदला बदला नहीं कराती है, इसके अंदर आप लोग देखते हैं कि इसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, और जब लोग जाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ अपने विचारों को शेयर करते हैं, उनको ज्ञान मिलता है, उनको अलग अलग इलाकों की संस्कृति के बारे में जानने का मौका या फिर अवसर मिलता है। अब अगर हम लोग देखें कि भारत की ही अगर बात की जाए, जैसे हमने पीछे आपको दिखाया था कि दोस्तों ये जो रास्ता आपको आता हुआ दिख रहा है, ये भारत आता था और उसके बाद आप देखते हैं कि अलग अलग इलाकों तक पहुंच रहा था। तो भारत के अंदर सामान तो आ ही रहा था, उसी के साथ आपको बताया कि मुख्य तौर पर क्या हुआ कि भारत का जो ज्ञान था, जैसे हमने आपको बताया कि हमारे आर्यभट्ट जी ने शून्य का आविष्कार कर लिया था, है ना। तो भारत का ये जो शून्य का आविष्कार किया गया था, हमने ये जो दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया था, तो व्यापार तो किया ही जा रहा था इस रेशम मार्ग के जरिए, बट इसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ज्ञान का भी आदान प्रदान कर रहे थे, और ये जो हमारी ज्ञान की बात थी ये दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंच रही थी। अगर बात की जाए संस्कृति की, तो जी हाँ, आप देखते हैं कि हर एक देश की अलग अलग संस्कृति होती है, यानी कि वहां पर मौजूद जो लोग होते हैं उनके यहाँ पर खाने खाने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका अलग अलग होता है। ये जो नूडल्स है भैया, इसकी उत्पत्ति चीन में हुई। क्या आपके घर में और हमारे घर में आज के समय में नूडल्स नहीं बनता है? ये कैसे हम तक पहुंचा? ये हम तक पहुंचा है वैश्वीकरण की वजह से, है ना। और व्यापार के जरिए आप लोग देखते हैं कि ये जो नूडल्स है ये दुनिया के अलग अलग इलाकों में पहुंचा। सिर्फ नूडल्स ही नहीं भैया, हमारे देश के अंदर हमें पता है कि हम लोग सेवैयां बनाते हैं, तो हमारे देश की सेवैयां अलग अलग देशों में पहुंची। यूरोप के अंदर पास्ता खाया जाता है, और ये जो पास्ता था जो यूरोप से आया था, ये दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचा। तो ये वैश्वीकरण के कारण ही हुआ। तो वैश्वीकरण ना सिर्फ सामानों का आदान प्रदान आप देखते हैं कि इसके अंदर किया जाता है, अपितु यहां पर आप देखते हैं कि ज्ञान का, विचारों का और लोगों का आना जाना भी होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि शुरुआत के समय में लगभग 1000 साल पहले तक ज्यादातर ऐसी ही चीजें हुआ करती थी, लेकिन फिर आप देखते हैं कि आज के समय से लगभग 350 साल पहले, यानी कि सन 1750 के आसपास की बात अगर की जाए, तो दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि एक चीज हुई जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं औद्योगिक क्रांति। क्रांति का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। क्रांति का मतलब होता है बदलाव। क्या मतलब होता है बच्चों? बदलाव, या फिर हम लोग इसे कह सकते हैं परिवर्तन। और ये किस तरीके का परिवर्तन आया भैया? उस समय के अंदर, आज से लगभग 350 साल पहले के जो लोग थे उनके जीवन में अचानक से बड़े बदलाव आए। कैसे बड़े बदलाव आए? कि मनुष्य ने उस समय के अंदर मशीनों का आविष्कार करना शुरू किया, नई नई टेक्नोलॉजी का बनना शुरू हुआ, कपड़े बनाने के लिए मशीनें बनने लगी, खेती के लिए मशीनें बनने लगी, और उसके जरिए लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, लोगों के जीवन में बदलाव आया। इसी को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। उद्योग का मतलब क्या है भैया? कारखाने खोले गए, ज्यादा से ज्यादा कारखाने खोले गए, और जब ये कारखाने खोले तो इससे दुनिया के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया, है ना। तो औद्योगिक क्रांति ने क्या किया दोस्तों? औद्योगिक क्रांति ने वैश्वीकरण को और बढ़ा दिया और फैला दिया। आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जब कारखाने खुल गए, है ना, जब दुनिया के अंदर कारखाने खुले, और ये जो कारखाने थे आप सभी को बताया कि ये मुख्य तौर पर यूरोप में हुआ करते थे, ये ब्रिटेन में थे, जर्मनी में थे, जो यूरोप के बड़े बड़े देश हैं वहां पर हुआ करते थे। अब कारखाने तो खुल गए, अब इन कारखानों के अंदर अगर कपड़ा बनाना है तो कपड़े बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए, कपास चाहिए। तो फिर क्या हुआ? आप देखते हैं कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश थे फिर ये दूसरे देशों तक पहुंचने लगे, है ना। हमारे भारत में अंग्रेज काहे आए थे भैया? मसाले के लिए आए थे। उसी के साथ आपको दिखता है कि शुरुआत में व्यापार करने आए थे, हमारे देश का जो कपास था वो लेने के लिए आए थे, कि यहां से कपास लेके जाएंगे और अपने यहां पर कपड़ा बनाकर बेचेंगे, है ना। तो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि ये जो औद्योगिक क्रांति हुई, इसकी वजह से भी आप देखते हैं कि एक देश के लोग दूसरे देश में पहुंचने लगे, और यूरोप के अंदर फिर आप देखने लगे कि ये जो यूरोप के अलग अलग देश के लोग थे ये एशिया के देशों से कच्चा माल लेके जाने लगे। और उसके बाद फिर आप लोग देखते हैं कि धीरे धीरे ये जो औद्योगिक क्रांति थी इसके अंदर आप देखते हैं कि जो कंपनियां थी वो बड़े बड़े रूप में परिवर्तित हो गई, और आज के समय में हम इन्हें क्या कहते हैं? आज के समय में हम इन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। क्या कहा जाता है? एमएनसी। एमएनसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एमएनसी का मतलब होता है मल्टी नेशनल कंपनीज। जैसे आज के समय में आप लोग देखें, एप्पल एक एमएनसी कंपनी है, मतलब कि ये अमेरिका की कंपनी है लेकिन दुनिया के और देशों में भी इनके काम है। जैसे आप गूगल को देखें तो ये भी एक एमएनसी कंपनी है। जैसे आप हमारी रिलायंस को देखें, है ये भारत की कंपनी लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में काम करती है। तो औद्योगिक क्रांति के हो जाने से आप देखते हैं कि जो वैश्वीकरण था, एक देश का सामान दूसरे देश में पहुंचने लगा, लोग एक देश से दूसरे देश में जाने लगे कच्चे माल की तलाश में, जिससे वैश्वीकरण आप देखते हैं कि बहुत तेजी के साथ बड़ा हुआ। और बाद में ये जो कारखाने खोले गए थे ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करते गए, विकास करते गए अपना, और अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां बनकर हमारे सामने मौजूद हैं।
है ना। अब सवाल आपके सामने जरूर आ सकता है कि भैया वैश्वीकरण के कारण क्या हैं, कि दुनिया के अंदर आप देखें कि अमेरिका की कंपनी चाइना के अंदर सामान बनवा रही है और उसके बाद फिर वो दुनिया के अलग अलग देशों में सामान को बेच रही है। ऐसे ही आप देखते हैं कि और देशों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में अपने कारखानों को खोलती हैं, अपनी फैक्ट्रियों को खोलती हैं और भारत से सामान को बनवा रही हैं। ऐसा क्यों है, वो अपने यहाँ पर क्यों नहीं करा लेती? इसको समझने की कोशिश हम यहाँ पर आप सभी के साथ करने वाले हैं। तो बहुत ही हमारा रोचक ये बिंदु रहेगा कि वैश्वीकरण ये जो है इसकी इसकी इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक देश दूसरे देश के यहां सामान काहे बनवा रहा है, क्यों बनवा रहा है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि खर्च कम करने की आवश्यकता। आप क्या देखते हैं कि खर्च कम करने की आवश्यकता। अब अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें कि भैया जो अमेरिका है, अमेरिका के अंदर आप सभी को पता है कि एप्पल कंपनी है, गूगल कंपनी है। अब एप्पल ये जो कंपनी है जो मोबाइल फोन बनाती है, अगर ये एप्पल कंपनी अमेरिका के अंदर ही अपने कारखानों को लगाए तो वहां पर जो मजदूरी है ना वो बहुत ज्यादा है। आप क्या देखते हैं कि वहां पर जो मजदूर होंगे, जो एम्प्लॉयज होंगे, उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। वहां पर जो सामान चाहिए होता है मोबाइल फोन्स को बनाने के लिए, जो टेक्नोलॉजी है वो अपेक्षाकृत थोड़ी महंगी आपको दिख जाती है। और इसी वजह से ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इन्होंने ऐसे देशों को देख लिया है जहां पर सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, जहां पर अच्छे और सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। तो आप देखते हैं कि अमेरिका के अंदर जो कामगार हैं वो अपना क्या करते हैं, भैया हमको तो ज्यादा पैसा चाहिए। और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं यूरोप के देश की, अमेरिका के देश की, ये क्या करती हैं, ये ऐसे देशों में अपनी फैक्ट्रीज को लगाती हैं जहां पर अच्छे मजदूर मिल जाएं और सस्ते मजदूर मिल जाएं। तो चाइना के अंदर जो कारखाने लगाए जा रहे हैं, भारत के अंदर जो कारखाने लगाए जा रहे हैं और यहां से जो सामान बनवाया जा रहा है, इसके पीछे वजह यह है कि यहां पर मजदूरी सस्ती है, वहां पर फोन बहुत महंगा बनेगा। भारत के अंदर आप देखते हैं कि ये सस्ते फोन बनवा लेते हैं अच्छे तरीके से और फिर दुनिया के अलग अलग देशों में ये बेचा जाता है। चाइना के अंदर इसी वजह से आप देखते हैं कि बनवाया जा रहा है। इसी के साथ आप देखें कि यहां पर ऐसे, अगर जैसे आप अमेरिका के अंदर देखें या फिर हम कोई ऐसी कंपनी को देखें जो कपड़ा बनाती है, जो क्या करती है दोस्तों, कपड़े को बनाती है। आपने बड़े बड़े कपड़े बनाने वाले ब्रांड्स के बारे में सुना होगा, है ना। जारा एक कंपनी है जो कपड़े बनाती है और अलग अलग और भी कंपनियां हैं जो कपड़ों को बनाती हैं। ये भी दुनिया के ऐसे देशों में अपनी फैक्ट्रीज और कारखानों को लगाती हैं जहां से इन्हें कच्चा माल आसानी से मिल जाए। यानी कि जैसे अगर कपड़ा बनाना है तो कपड़े बनाने के लिए कपास चाहिए होगा, तो भैया ये ऐसे देशों की तरफ जाते हैं जहां पर इन्हें आसानी से कच्चा माल मिल जाए। तो अपने देश के अंदर ये कंपनियां नहीं खोल रहे, क्यों? क्योंकि वहां पर मजदूरी महंगी है, वहां पर ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ऐसे देशों में जाते हैं जहां पर मजदूरी सस्ती हो, जहां पर कच्चा माल आसानी से मिल जाए। और इसी वजह से क्या होता है कि इसी वजह से जो इनका सामान होता है वो थोड़ा सस्ता ये बना लेते हैं और उसके बाद फिर इनको ज्यादा लाभ आप देखते हैं कि प्राप्त होता है ना। और इसी के जरिए आप देखते हैं कि इनका जो मुनाफा होता है वो बढ़ जाता है। अपने देश में बनाएंगे तो लागत ज्यादा आएगी, पैसा ज्यादा लगेगा। किसी दूसरे देश में बनाएंगे तो सस्ता बनाकर महंगा उसे ये लोग बेचते हैं। और ये वैश्वीकरण के कारण ही आप देखते हैं कि ऐसा हो पा रहा है। ठीक है, अब कुछ और बिंदु हैं दोस्तों, इसको भी आप सभी के समक्ष हम लोग रखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहां पर देखते हैं कि ये जो वैश्वीकरण है ना, हमने ये तो देख लिया कि दुनिया के अंदर अलग अलग देश क्या कर रहे हैं, अलग अलग देशों के अंदर अपने कारखानों को खोल रहे हैं क्योंकि वहां पर दूसरे देशों में सस्ती मजदूरी मिल जाती है, अच्छे मजदूर मिल जाते हैं, कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। वहां पर सरकारें कहती हैं कि आप हमारे यहां पर आइए, फैक्ट्री खोलिए, हम आपका साथ देंगे। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि बड़ी कंपनीज क्या कर रही हैं, छोटे देशों के अंदर अपने कारखाने, फैक्ट्रियों को खोल रही हैं। अब इसी के साथ क्या हुआ कि वैश्वीकरण से ना सिर्फ कंपनियों का फायदा हो रहा है बल्कि इसकी वजह से जो ग्राहक है ना, आप देखते हैं कि इससे उनको भी फायदा हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा है? अगर आप लोग देखें कि भारत के अंदर जब हमारे देश के अंदर वैश्वीकरण नहीं था, आप क्या देखते हैं कि जब हमारे देश के अंदर वैश्वीकरण नहीं था, यानी कि भारत के अंदर कोई बाहर की कंपनी नहीं आया करती थी, भारत के अंदर सिर्फ भारत की ही जो कंपनियां और कारखाने थे उनका सामान बेचा जाता था, तो हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस हुआ करते थे। हमारे देश के अंदर दूसरे देश की कंपनियां कब से आने लगी? तो आप देखते हैं कि साल 1991 से ही आप देखते हैं कि इसकी शुरुआत हुई है। उससे पहले की अगर हम समय को देखें तो भारत में बहुत ही कम आप देखते थे कि उत्पाद हुआ करते थे। अगर आप कार लेने जा रहे हैं तो सिर्फ आपको मारुति मिलेगी और कोई गाड़ी थी नहीं। लेकिन आज के समय में हमारे पास होंडा है, उसी के साथ आप देखते हैं कि हुंडई है, उसी के साथ आप देखते हैं कि और बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के अंदर आ चुकी हैं, है ना। और ये जब ये बहुत सारी कंपनियां भारत के अंदर आई हैं तो इससे क्या हुआ है, ग्राहकों के पास ऑप्शन है, तो जो भी चीज आप चाहते हैं उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से पसंद कर सकते हैं। तो वैश्वीकरण के आ जाने से ना सिर्फ कंपनियों का फायदा हो रहा है कि वो अपना सामान आसानी से बनवा लेते हैं, उसी के साथ साथ जो ग्राहक है ना भैया, उनके पास ऑप्शंस हैं।
अगर मुझे मारुति की गाड़ी लेनी है तो मारुति की ले लूंगा, होंडा की लेनी है तो होंडा की ले लूंगा, हुंडई की लेनी है तो हुंडई की ले लूंगा, सुजुकी की लेनी है तो सुजुकी की ले लूंगा, है ना, फोर्ड की लेनी है तो फोर्ड की ले लूंगा, वॉल्क्सवैगन की लेनी है तो किसी की भी ली जा सकती है। तो आप देखते हैं कि अब ग्राहकों के पास ऑप्शन है और ग्राहक क्या करते हैं, अब आसानी से अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद लेते हैं। और ये जब बहुत सारी कंपनियां होती है ना, तो हर कंपनी चाहती है कि भैया हमारा सामान खरीदें, और वो अपने प्राइस को कम करती हैं, ग्राहकों को ऑफर दिए जाते हैं, हमसे खरीदिए 20% का डिस्काउंट, हमसे खरीदिए 30% का डिस्काउंट। तो आप देखते हैं कि इससे ग्राहकों का भी मुख्य तौर पर फायदा होता है। इसी के साथ साथ हम लोग देखें कि ना सिर्फ जो ग्राहक हैं उनका फायदा हो रहा है वैश्वीकरण से, एक और चीज जो हमें दिखती है कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर आप लोग देखें कि हमारे देश के अंदर सब्जियों की पैदावार बहुत तेजी के साथ हो रही है। अब आप देखते हैं कि भैया कोई ऐसा गांव है जो छोटा है और आप देखें कि भैया वो अपनी सारी सब्जियां नहीं बेच पा रहा। भारत के अंदर जब हम देखें कि हमने हरित क्रांति की, हमारे देश के अंदर पहले अनाज बहुत कम पैदा हो रहा था, फसलें बहुत कम पैदा हो रही थी, लेकिन साल 1970 के बाद भारत में बड़े लेवल पर हमने फसलों का उत्पादन किया, सब्जियों का उत्पादन किया, अनाज का उत्पादन किया। अब हमारे देश में हम अपने लोगों का तो पेट भर पा रहे हैं, अब फसल बहुत ज्यादा है, क्या इसको खराब होने दें, क्या इसको सड़ने दें, क्या इसको बेकार होने दें? नहीं मेरे दोस्त, हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ इसको बेच सकते हैं और इसके जरिए क्या है, बेचकर हमारे किसान भाई और हमारे देश की सरकार अपने पैसे को बना सकती है। तो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए ये बहुत चीज लाभकारी हो रही है, क्योंकि अब आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर अब उन्हें नए नए बाजार मिल जाते हैं कि भारत का अनाज मिस्र पहुंच रहा है, भारत का चावल आप देखेंगे अमेरिका पहुंच रहा है। तो अलग अलग इलाकों में आप देखते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी इससे बड़े स्तर पर लाभ हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर जब हमें आजादी प्राप्त हुई, आजादी कब प्राप्त हुई है जरा कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से बताइए कि भारत को आजादी किस वर्ष के अंदर प्राप्त हुई है। गलत आंसर मत देना दोस्त, अगर आप गलत आंसर दोगे तो भैया मजा नहीं आएगा। हमारे देश को आजादी प्राप्त हुई है मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि साल 1947 में, और उसके बाद हमारे देश के अंदर ना एक सोच रही, भारत के अंदर उस समय के जो नेता लोग रहे उन्हें लगा कि भाई हम ना अपने देश के अंदर खुद ही सामान को बनाएंगे और हमारे लोग हमारे देश का ही सामान खरीदेंगे। तो भारत ने अपने देश के जो दरवाजे थे, अपने देश के जो बाजार थे ना, उनको बंद कर दिया। कोई दूसरा देश की कंपनी हमारे यहां पर अपना सामान नहीं बेच सकती थी, और उसी के साथ साथ हमारे देश का जो सामान था वो बाहर नहीं जाया करता था। तो ये चीज चलती रही, कब तक चलती रही दोस्त? आप देखते हैं कि साल 1990 तक, है ना, साल 1990 91 तक आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर भारत के अंदर ये रही। तो भारत जो था वो दुनिया से अलग थलग रहना ही पसंद किया करता था। अब दुनिया से अलग थलग पड़े हुए हैं तो भैया जी हम जितना भी सामान बनाएं, अगर ज्यादा बन जाता था तो उसका नुकसान हो जाया करता था, उतना ज्यादा लाभ हमें नहीं मिल रहा था। और इसी वजह से आप देखते हैं कि साल 1990 के बाद से साल 1991 के अंदर मुख्य तौर पर क्या किया गया, भारत के अंदर वैश्वीकरण को सरकार लेकर आई। भारत की सरकार ने कहा कि भैया हम तैयार हैं, किस चीज के लिए, कि हमने अपने देश के बाजारों को दुनिया के बाजारों के लिए खोल दिया है ना। तो भारत के अंदर आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो हमारे स्थानीय धंधे थे, कि हमारे देश के अंदर जो एक छोटे शहर के अंदर बनी हुई कंपनी है वो और उनका सामान दुनिया के बड़ी बड़ी देशों के अंदर जाए और वहां के लोग खरीदें, इसके ध्यान में रखते हुए आप क्या किया गया, आप देखते हैं कि भारत के अंदर वैश्वीकरण की शुरुआत की गई, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की गई। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखकर। और अगर आप लोग देखें दोस्तों कि अगर आपको याद होगा साल 1990, अगर आप लोग अपने माता पिता से पूछें, है ना, वो तो होंगे, आप तो जब पैदा नहीं हुए होंगे, आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछना कि जीवन कैसा हुआ करता था, आप विश्वास नहीं करेंगे, जीवन बहुत ही ज्यादा नीरस हुआ करता था, कुछ चीज एंटरटेनिंग थी नहीं भैया जी। एक आप देखते थे कि बहुत कम चैनल्स हुआ करते थे टीवी के अंदर, दूरदर्शन था, सरकारी चैनल्स हुआ करते थे, और उसी के साथ आप देखते थे कि जो लोग थे उनके पास ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं, प्राइवेट चैनल्स हुआ नहीं करते थे, और लोगों के पास खाने के सामानों के ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, गाड़ियों के ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, है ना। तो चीजें बहुत कम थी और उसी में लोगों को अपना जीवन गुजारना पड़ता था, तो एंटरटेनिंग चीजें नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर जब यह तय हुआ कि भैया भारत में हमें ग्लोबलाइजेशन को लेकर आना है या फिर वैश्वीकरण को लेकर आना है, तो इसके अंदर क्या किया गया कि जो आयात शुल्क लगाया जाता था उससे आप लोग देखते थे कि जो सामान था ना वो महंगा हो जाया करता था। तो भारत के अंदर यह था मुख्य तौर पर कि अगर कोई सामान बाहर से आ रहा है ना, आयात का मतलब क्या होता है भैया, आने देना, हमारे देश में कोई सामान आने देना। कि मान लो कि जर्मनी की कोई गाड़ी आ रही है, अमेरिका से आप देखते हैं कि कोई फोन आ रहा है या फिर कोई भी सामान आ रहा है, तो भारत सरकार कहती थी कि मान लो अगर 100 रुपए का है तो हमें 120 रुपए
देने पड़ेंगे, तभी तुम हमारे देश में बेच पाओगे। और इस वजह से जो बड़ी कंपनीज थी वो भारत में आने से बचती थी, क्योंकि उनको उतना ज्यादा लाभ नहीं होता। तो भारत की सरकार ने क्या किया, दुनिया के अंदर अपने बाजारों को तो खोला ही है ना, ये कहा कि भैया हर एक देश की जो कंपनी है वो हमारे यहाँ पर आए, हम तैयार हैं। और उसी के साथ साथ जो पहले टैक्स लिया जाता था ना, उस टैक्स को भी आप लोग देखते हैं कि भारत की सरकार कम करने को तैयार हुई। जब टैक्स कम हुए तो कंपनियों को लगा कि भैया कम हो गया टैक्स, आ जाओ फायदा हो जाएगा। उसी के साथ आप लोग देखते हैं कि जो ट्रेड बैरियर था, इसे को ही क्या कहा जाता था, इसी को हम लोग ट्रेड बैरियर कहा करते थे, कि एक तरीके की बाधा थी। बाधा तो थी कि अमेरिका की कंपनी भारत में सामान बेचना चाहती है, लेकिन भारत की सरकार उनसे इतना ज्यादा पैसा मांग रही है तो वो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेड यानी कि व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। और जब भारत के अंदर मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि टैक्स को कम किया गया, तो ये जो ट्रेड बैरियर था, ये जो बाधा थी व्यापार की, इसको खत्म किया गया है ना। और उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, जो दुनिया के अंदर क्या करता है, व्यापार को बढ़ाने में अपनी योगदान देता है, उसने मुख्य तौर पर यह कहा कि दुनिया में हर एक जो देश है वो एक दूसरे के साथ बिना रोक टोक के क्या हो, बिजनेस करने को तैयार हो। भारत का सामान जर्मनी जाए, भारत का सामान रशिया जाए, भारत का सामान जापान जाए, भारत का सामान अमेरिका जाए, इन सभी देशों का सामान भारत में आए, तो एक देश दूसरे देश के साथ बिना किसी रोक टोक के व्यापार करे। टैक्स लेना है तो आप ज्यादा टैक्स ना लें, कम से कम टैक्स करें, जिससे आपके देश में रहने वाले लोगों को ज्यादा सामान मिल सके और दूसरी कंपनी को भी अपने सामान बेचने का मौका मिल सके। और इसी वजह से भारत के अंदर आप देखते हैं कि जो हमने ग्लोबलाइजेशन था उसकी शुरुआत की। तो भारत में मुख्य तौर पर अगर आप लोग देखें तो सरकार ने साल 1991 में क्या किया दोस्तों, कुछ बदलाव किए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपने देश के अंदर वैश्वीकरण को शुरू किया। वैश्वीकरण का मतलब क्या है, वैश्वीकरण का मतलब है कि आप हमारे देश में आइए, फैक्ट्रियां खोलिए और हमारे सामान को, हमारा सामान और हमारा जो आप देखते हैं कि उत्पाद होगा वो आप अपने यहां पर बेचने के लिए तैयार हों। और जब भारत के अंदर भारत की सरकार ने इतने बड़े उदारवादी नीतियों का मतलब क्या होता है, उदारवादी नीतियों का मतलब होता है कि छूट दी। जब सरकार ने इतनी जबरदस्त छूट दी, टैक्स कम करना शुरू कर दिया, दूसरे देशों की कंपनियों को अपने यहां पर आने दिया, और ये जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज आप देखते हैं ये साल 1991 से पहले थी ही नहीं। जीवन बहुत ही ज्यादा नीरस हुआ करता था। और उसी के साथ आप देखते हैं कि भारत में ये कंपनियां आने लगी, और जब ये भारत के अंदर ये कंपनियां आने लगी तो भारतीयों का जीवन बहुत तेजी के साथ बदला और लोगों को नई नई चीजें, नए नए पदार्थ प्राप्त करने का मौका मिला। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखेंगे वैश्वीकरण के कारक के। मुख्य तौर पर आप ये देखें कि ग्लोबलाइजेशन साल 1991 के अंदर हम लोगों ने शुरू कर दी, भारत के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज आने लगी। इससे भारतीयों के जीवन पर क्या परिवर्तन आया, भारत को क्या फायदा हुआ, भारत के लोगों को क्या चीजें मिली, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो साल 1990 के पहले की अगर आप भारत को देखेंगे ना, तो हमारे पास जो जीवन था ना वो बहुत अरुचिकर था, इंटरेस्टिंग चीजें थी ही नहीं। गाड़ी अगर खरीदनी है तो भैया जी दो ही ऑप्शन हुआ करते थे, या तो आपको एम्बेसडर मिलती थी या फिर प्रीमियर पद्मिनी। आप कहेंगे सर इस नाम की भी गाड़ियां हुआ करती थी। जी हाँ, उस समय में यही दो कारें थी, लोगों को ना चाहते हुए भी या तो एम्बेसडर लेनी पड़ती थी, या फिर मारुति, या फिर पद्मिनी, यही तीन कारें आपको दिख रही थी। और इसी वजह से आप देखते थे कि लोग जो थे उनके पास ज्यादा ऑप्शन था नहीं, लोगों का जीवन बहुत मुश्किल था, और ये कारें भी उस समय के हिसाब से बहुत महंगी होती थी। और जब कारें बनाने वाली कंपनियां कम हैं, तो इन कंपनियों को, अगर लोग कारों को खरीदने के लिए भी तैयार हैं, तो इसके लिए लोगों को नंबर लगाना पड़ता था, है ना, नंबर लगते थे। आज के समय में अगर आपके पास पैसा है, किसी भी शोरूम में जाओ, गाड़ी खरीद लो। भाई कार लेने के लिए भी आपको वेटिंग करनी पड़ रही है, नंबर लगाने पड़ रहे हैं, और ये जो नंबर था आप देखते थे कि 2-2 साल के बाद आ रहे हैं। और ऐसा क्यों था, क्योंकि 2-3 कंपनियां ही थी, लोग ज्यादा थे और ये कंपनियां उतना सामान नहीं बना पा रही थी, इसलिए वेटिंग ज्यादा हुआ करती थी। और जब भारत के अंदर आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, हमने दूसरे देशों की कंपनियों को अपने यहां पर आने दिया, तो भैया अब तो व्यक्ति के पास क्या है, ऑप्शन ही ऑप्शन है, वो अपनी पसंद की गाड़ी को खरीद सकता है। भैया जी एम्बेसडर पसंद नहीं है, होंडा ले लो, होंडा पसंद नहीं है, फोर्ड ले लो, फोर्ड पसंद नहीं है, सुजुकी ले लो, सुजुकी पसंद नहीं है, तो आप लोग स्विफ्ट ले लो। कोई सी भी आप देखते थे कि मुख्य तौर पर कार अब व्यक्ति आसानी के साथ ले सकता था। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन के होने से हमारे देश के अंदर क्या हुआ, है ना, हमें ये तो दिख रहा है कि दूसरे देश की जो कंपनियां हैं वो हमारे देश में आ रही हैं, सामान को बेच रही हैं। हमारे देश को कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक आम भारतीय को लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये देख लेते हैं। भैया जी भारत में साल 1990 से पहले के समय को अगर हम लोग देखें, भारत में जो प्राइवेट नौकरियां थी ना वो बहुत कम हुआ करती थी। या तो अधिकतर लोग किसानी किया करते थे या फिर सरकारी नौकरी में लगा करते थे। कंपनियां थी नहीं भारत में, प्राइवेट कंपनियां थी नहीं, लोगों के पास काम नहीं था, रोजगार कम था, बेरोजगारी ज्यादा थी। अब जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आई तो अब इन्होंने भारतीयों को ही तो काम पर रखा। जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के अंदर आई तो आप देखते हैं कि नई नई कंपनियों के आ जाने से भारतीयों के सामने रोजगार के नए नए अवसर मिले, और इसी वजह
वजह से भारत के अंदर बड़े बड़े नए नए शहर बने। ये जो गुड़गांव था, अगर आप कभी गुड़गांव आए तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा शहर इन बड़ी बड़ी कंपनियों से बसा हुआ है और यहाँ पर रहने वाले लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार मिला। चंडीगढ़ हुआ, पुणे हुआ, हैदराबाद हुआ, ये हमारे एक ऐसे शहर थे जो आर्थिक केंद्र बने और ये शहर बहुत तेजी के साथ अपना विकास करते गए। तो भारतीयों को बड़े स्तर पर आप देखते थे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से या फिर वैश्वीकरण की वजह से बड़े स्तर पर हमें रोजगार मिला। ना सिर्फ हमें रोजगार मिला, बट हमारा जो जीवन था, है ना दोस्तों, कि जो हमारा जीवन हुआ करता था उसमें भी बदलाव आया। जैसे आप सभी को पता है कि वैश्वीकरण में सिर्फ किसी देश का सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, एक जगह से दूसरी जगह पर आप देखते हैं कि लोगों के विचार और वहां की संस्कृति भी जाती है। अब हमारे देश के अंदर आप देखें मुख्य तौर पर साल 1990 की पहले की अगर आप भारतीयों के जीवन को देखें, या फिर अगर आप लोग अपने मम्मी पापा की अगर आपने शादी के एल्बम को देखा होगा, है ना, पुराने जमाने में एल्बम हुआ करती थी, वीडियो बनाई जाती थी, शादी में जो वीडियो बनती थी फिर कैसेट हुआ करती थी। अगर आपने अपने किसी पुराने रिश्तेदार की, चाचा की, ताई की, मम्मी पापा की वीडियो देखी हो या फोटोज देखी हो, भैया लोग बड़े अजीब से कपड़े पहनते थे, है ना। एक लंबी लंबी पतलून हुआ करती थी, बेल बॉटम टाइप की लंबी सी शर्ट हुआ करती थी, बहुत ढीले ढाले कपड़े हुआ करते थे, बहुत ही अजीब सा हेयर स्टाइल हुआ करता था। तो लोगों का जो जीवन शैली थी आप देखें साल 1990 के पहले बड़ी ही आप देखते थे कि सिंपल हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे परिवर्तन आया। कैसे परिवर्तन आया आप देखते हैं कि भैया जी हम भारतीयों को पता चला कि दुनिया में कपड़े पहनने के अलग अलग तरीके भी हैं। साल 1990 के पहले के अगर आप देखें तो जो लोग थे वो सिर्फ पैंट शर्ट में ही अपनी जिंदगी गुजार दिया करते थे और अलग अलग प्रकार के जो कपड़े होते हैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी थी नहीं, क्योंकि कंपनियां भारत में थी नहीं। और अब जब साल 1990 के बाद भारत में बड़ी बड़ी कंपनीज आई जो जीन्स वीन्स बना रही थी, तो भारतीयों को इनके बारे में पता चला। ये जीन्स आपको दिखता है कि आसानी के साथ खरीद सकते थे, है ना। जीन्स जो है सस्ती होती है, एक बार पहनो सालों साल चलती है। और आज के समय में कौन ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास जीन्स नहीं होगी। भैया जी हम भी जीन्स पहनकर ही क्लास को कर रहे हैं, आपने भी कभी ना कभी जीन्स तो पहनी होगी। आप कहेंगे सर कैसा सवाल पहन रहा है, पूछ रहे हैं, हम तो हमेशा पहनते हैं जीन्स, ठीक है। तो दोस्तों आप देखें कि अब अधिकांश जो लोग हैं वो तो भैया जीन्स की पैंट को ही पहनना पसंद करते हैं। लोगों के जीवन और खान पान में बहुत जबरदस्त बदलाव आया है। भैया जी सभी को अपने खाने में मैगी की जरूरत होती है, मोमोज चाहिए सर जी, मोमोज आप देखते हैं कि लोगों की ख्वाहिश है कि वो मोमोज को ट्राई करते हैं, पास्ता खाते हैं, पिज्जा खाने का शौक रखते हैं, बर्गर खाते हैं। तो साल 1990 का जो उससे पहले का जो हमारा जीवन था जब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं आई थी, वो थोड़ा आप देखते हैं कि अरुचिकर था। और वैश्वीकरण के आ जाने से उन देशों की संस्कृति और वहां पर जो खाने पीने का और रहने का तरीका था वो हमारे देश में आया और इससे हमारा जीवन परिवर्तित होता हुआ आपको दिखा, ठीक है। क्या ग्लोबलाइजेशन ने सिर्फ फायदा ही फायदा दिया है? क्या ग्लोबलाइजेशन के होने से, वैश्वीकरण के होने से हमारे देश के अंदर लोगों के पास नौकरियां आ गई, हमारे देश के अंदर लोगों को काम मिलने लगा, हमारे देश के अंदर लोगों को ऑप्शंस मिलने लगे सामान खरीदने के, हमारे देश के अंदर क्या हुआ, लोगों का जीवन बदल गया, हम लोग बहुत अच्छे हो गए? क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। हर एक चीज के कुछ ना कुछ फायदे और कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के भी यानी कि वैश्वीकरण के भी कुछ नुकसान हुए हैं, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोग देखें कि वैश्वीकरण से ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसके अंदर आप लोग देखते हैं कि इसके आ जाने से आर्थिक असमानता भी बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। कैसे बढ़ी है? आप देखते हैं कि जो दूसरे देशों से की ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये ऊंचों पदों पर क्या करती हैं, लाखों रुपए का वेतन देती हैं। मुख्य तौर पर अगर आप लोग देखें भारत के अंदर भी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इसके अंदर जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर, जो ऊंची पोस्ट पर काम करने वाले लोग होते हैं उनकी सैलरी तो ज्यादा होती है, लेकिन जो वहां पर एम्प्लॉयज होते हैं, जो छोटे लेवल पर काम कर रहे होते हैं, जो कारखानों में आप देखते हैं कि फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनको जो मिलने वाला वेतन होता है वो पूरे तौर पर उतना ज्यादा नहीं होता है ना। तो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि आर्थिक असमानता है। भैया जी कंपनी के जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, लाखों लाखों में होती है, और जो एम्प्लॉइज हैं वो हजारों के अंदर अपनी अर्निंग को प्राप्त करते हैं। तो इससे आर्थिक असमानता आपको दिखती है। और इसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि जो जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, हाँ उसे काम तो मिल गया, हाँ आप देखें कि भारत में इन कंपनियों के आ जाने से लोगों को काम तो मिला, लेकिन इस काम से जो पैसा मिल रहा है उससे सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही खाई जा रही है। उतना ज्यादा आप देखते हैं कि लोगों के जीवन में बदलाव उतने बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि नहीं हो पाया। उसी के साथ साथ आप लोग देखें क्या हुआ कि जो बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, विकसित देश का मतलब क्या हुआ कि भैया जो पावरफुल देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, जैसे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, रशिया हुआ, जर्मनी हुआ, कनाडा हुआ, ये जो दुनिया के शक्तिशाली देश हैं, इन देशों ने क्या करा हुआ है कि जब ये किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं ना, किसी छोटे देश के साथ व्यापार करते हैं, तो उससे कहते हैं कि भैया जी जब बिजनेस होगा ना तो हमारे स्टाइल से होगा, हम जो चीज तय करेंगे उतनी ही कीमत पर आपको सामान को बेचना होगा। मान लीजिए कि अगर अमेरिका बांग्लादेश के साथ
साथ कोई सामान बेच रहा है या फिर खरीद रहा है, या फिर बांग्लादेश के कपड़े अमेरिका में जा रहे हैं, तो अमेरिका कहेगा कि भैया जी इतनी कीमत हमने तय कर दी है, इतने पे ही बेचना है, अगर इससे ज्यादा मांगोगे तो नहीं आने देंगे। तो ये जो बड़े देश हैं, आपको दिखता है कि ये मुख्य तौर पर क्या करते हैं, ये अब भी ट्रेड बैरियर का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि भैया जी जितना हम बोल रहे हैं उतने में ही बेचना पड़ेगा, उससे ज्यादा आप नहीं मांग सकते। तो बड़े शक्तिशाली जो देश हैं वो छोटे देशों का शोषण करते हैं और उनको ज्यादा लाभ कमाने का अवसर नहीं देते हैं। तो वैश्वीकरण से फायदे भी देखे हमने, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि इससे कहीं ना कहीं हमें बड़े स्तर पर नुकसान भी होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, यहां पर अगर हम लोग इस पूरे चैप्टर का सारांश समझने की कोशिश करें, सारांश का मतलब क्या है कि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, अगर हम लोग इसे समझने की कोशिश करें आखिरी चंद शब्दों में, तो ये क्या हमें बताता है? क्या वैश्वीकरण सच में लाभकारी है? क्या ये हमारे लिए अच्छी है या बुरी है? ये देख लेते हैं। भैया जी, ये जो वैश्वीकरण है ये आज के समय की एक सच्चाई है और इससे हम लोग मुंह नहीं मोड़ सकते। हम ये नहीं कर सकते, हमारे देश के नेता या फिर हम सब लोग ये नहीं कह सकते कि अपने देश के दरवाजे बंद कर लिए। नहीं 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 नहीं, हम तो किसी और देश के साथ सामान बेचेंगे ही नहीं। भारत की कंपनी भारत में ही सामान बनाएगी, भारत के लोग ही उसको इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं किया जा सकता। आज के समय की ये मांग है कि मुख्य तौर पर क्या किया जाए, हम लोग दूसरे देशों के साथ मुख्य तौर पर क्या करें, सामान को खरीदें और बेचें। लेकिन आपने ये भी देखा कि दोस्तों इसके फायदे भी हैं और थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। लेकिन अगर हम लोग नुकसान को देखते हैं तो वो हमें थोड़े कम दिखते हैं, है ना। हमें यह दिख रहा है कि बड़े देश छोटे देशों को दबा रहे हैं, हमें यह दिख रहा है कि लोगों को जो सैलरी मिल रही है वो सही नहीं मिल रही है, लेकिन लोगों को कम से कम काम तो मिल रहा है, लोग अपना जीवन तो चला पा रहे हैं। तो जो नुकसान है वो फायदों के मुकाबले आपको थोड़े कम होते हुए दिखते हैं। और अगर हम लोग देखें कि सरकारों को क्या करना होगा, कुछ ऐसे नियम और कानून बनाने होंगे जिसके जरिए ये जो नुकसान हो रहा है इसको कम से कम किया जा सके, और वैश्वीकरण के जरिए क्या हो सके, वैश्वीकरण का जो असली उद्देश्य है कि हर व्यक्ति का जो जीवन हो वो बेहतर हो सके और उसके जीवन शैली को बेहतर किया जा सके, तब इसको प्राप्त किया जा सकता है ना। तो मुख्य तौर पर देश के अंदर हमारे देश की ये कोशिश होनी चाहिए कि भैया हमारे देश का जो सामान है मेड इन इंडिया, या फिर हमारा जो मेक इन इंडिया है वो भारत के बाहर जाए, भारत का सामान दुनिया के हर देश में खरीदा जाए, हम अधिक से अधिक सामान को बेचें, मंगाए नहीं। ये चीज हमारी सरकार की प्राथमिकता मुख्य तौर पर होनी चाहिए, तभी वैश्वीकरण हम लोग सकारात्मक तौर पर होते हुए देखेंगे। तो यहां तक तो हमने इस चैप्टर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी के सामने इसका डिस्कशन किया। क्या मेरे लाल पीले नीले गुलाबी हरे संतरी प्यारे बच्चों, अब हम लोग आप सभी के साथ क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। तैयार हैं? ये चैप्टर संपूर्ण हुआ है, बहुत सिंपल चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल चीजें हैं नहीं, अच्छे तरीके से आप लोग इसको समझ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि भैया जी वैश्वीकरण आखिर है क्या, ये बता दीजिए कि वैश्वीकरण क्या है और इससे आप लोग क्या समझते हैं। आप सभी को पता है कि आज के समय में, करंट टाइम में, आधुनिक काल में, जब पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, पूरी दुनिया के जो बाजार है ना वो आपस में मिल गए हैं, इसी को हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, है ना। कि भैया जब कोई देश अपने देश के अंदर मौजूद जो बाजार हैं उसे दुनिया के बाजारों से जोड़ देता है, जब एक देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाती है तो इसे ही ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट जो बिल गेट्स की कंपनी है ना, जो लैपटॉप के अंदर चिप बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, आपको दिखता है कि इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के अंदर है, लेकिन दुनिया का कोई भी लैपटॉप आप देख लीजिए उसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट की ही चिप दिखती है। और आप देखते हैं कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ये दुनिया के अलग अलग देशों में जो सस्ती मजदूरी जहां पर मिल जाती है उन देशों में अपनी इन चिपों को बनवाता है, और उसके बाद आप देखते हैं कि इसके जरिए जो गरीब देश के लोग हैं उनको आसानी से काम मिल रहा है और उसी के साथ पूरी दुनिया के अंदर व्यापार बढ़ता जा रहा है ना। अपने देश के बाजारों को दुनिया के बाजारों के साथ जोड़ देना, इसे ही हम लोग ग्लोबलाइजेशन के नाम से पुकारते हैं। अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत की जो हमारी सरकार है वो विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण थे, कि हमारे देश के अंदर हमारी सरकारें आजाद होने के बाद इस बात पर क्यों रुकी हुई थी कि हमें ना अपने देश के अंदर दूसरे देश का सामान नहीं आने देना है। 1990 के बाद से, 1991 के बाद से हमने ये करने की आज्ञा दी, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं हो रहा था। कारण क्या था भैया, जब हमारा प्यारा भारत देश आजाद हुआ था तो हम एक गरीब देश थे और हमारे देश के पास ना कोई ज्यादा पूंजी थी नहीं। अगर हमें किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करना होगा तो उस समय डॉलर में ही पेमेंट हुआ करती थी, और भारत एक गरीब देश था, पाकिस्तान हमारे देश से अलग हो गया था, अंग्रेजों ने लूट लिया था, तो हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं था दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए। और इसीलिए भारत की सरकार ने यह कोशिश की कि हम अपने देश के अंदर ही कंपनियों को विकसित करें, और अगर हम लोग उस समय ही दूसरे देशों के साथ बिजनेस करते तो हमारे देश के पास जो विदेशी मुद्रा थी, डॉलर था, सोना था, वो सब खत्म हो जाता। और इसी बात को ध्यान में रखकर मुख्य तौर पर क्या किए गए, भारत की सरकार ने अवरोध लगाए, और जब तक अवरोध लगाए जब तक ये रियलाइजेशन हुआ कि हमें अब दुनिया के दूसरे देशों के साथ जुड़ना होगा, उसके बाद इन अवरोधों को हटाया गया।
अगला सवाल है, एक बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि श्रम कानून में श्रम का मतलब क्या होता है? श्रम का मतलब होता है मजदूरी, है ना, मजदूरी। एक बार मैं एक बच्चे से पूछा था श्रम का मतलब क्या होता है सर जी हमें तो शर्म आती है। मेरे दोस्त वो शर्म होती है, ये श्रम है, ठीक है। तो श्रम यानी कि मजदूरी के कानूनों में लचीलापन कंपनी को कैसा फायदा करता है। यानी कि अगर कोई कंपनी है और वो कंपनी अगर अपने यहाँ पर लोगों से काम करवा रही है, तो वहां पर जो नियम हो ना, वो मजदूरों और वहां पर काम करने वाले जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको ध्यान में रखकर करनी चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा सख्त कानून नहीं बनाए जाने चाहिए। कंपनी के जो अंदर काम करने वाले श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनको मुख्य तौर पर क्या हो कि पूरे के पूरे अधिकार मिलने चाहिए, उनको सही टाइम पर नौकरी मिलनी, उनको सही टाइम पर पैसा मिलना चाहिए, अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उनका ध्यान रखना चाहिए। और अगर कंपनी इस तरीके से क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखती है और उनको आगे बढ़ने का अवसर देती है, तो वो मजदूर उस कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं और वो कंपनी आगे बढ़ती है और कंपनी को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता है। कोई ऐसी कंपनी हो जो पैसा तो कमाए लेकिन मजदूरों को फायदा ना दे, तो वो कंपनी आगे आगे तक ज्यादा नहीं बढ़ सकती। जो आप कमाएंगे उसको आप लोगों को अपने मजदूरों के साथ शेयर करना ही पड़ता है। अगला सवाल आपके सामने यहां पर रख रहे हैं, लिखा है कि जो विकसित देश हैं, विकसित देश का मतलब क्या है कि जो अमीर देश हैं, और उसी के साथ जो विकासशील देश हैं, जो अभी अमीर होना चाहते हैं या फिर बेहतर होना चाहते हैं, उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए? विकसित देशों का मतलब क्या है दोस्तों? विकसित देशों का मतलब है कि जो अमीर देश हैं, जो विकसित हो गए, जो अपने आप को बेहतर कर चुके। आप देखते हैं कि ये जो बड़े बड़े देश हैं, ये मुख्य तौर पर क्या है, इनकी यहाँ पर ही ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां आपको दिखती हैं, है ना। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आपको दिख रही हैं, गूगल हुआ, आपको दिखता है अमेजोन हुआ, आपको दिखता है कि हमारा एप्पल हुआ, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आपको दिख रही हैं विकसित देशों की आप लोग दिख रही हैं। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये क्या करती हैं, ये कमजोर देश जो अपने आप को अभी बेहतर कर रहे हैं, उनके साथ व्यापार और निवेश के लिए क्या है, उनसे उनसे उनके यहाँ पर काम कराती हैं। और इसीलिए जरूरत है कि जो हमारे अमीर देश हैं, जब वो गरीब देशों के साथ व्यापार करते हैं ना, तो वो अपनी कुछ शर्तें रखते हैं कि हमारे हिसाब से आपको काम करना होगा। लेकिन ये आवश्यकता है कि जो हमारे कमजोर देश हैं, जो हमारे विकासशील देश हैं, वो भी कुछ मांगों को रखें, वो भी कुछ अपनी बातों को रखें, है ना। कि भाई आप हमारे यहाँ पर, जैसे एप्पल की कंपनी चाइना में जाकर काम कर रही है, आप देखते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स की कंपनी है, वो भारत में बेंगलोर में चिप्स को बनवा रही है। आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर ये जो सॉफ्टवेयर भारत में बनाया जा रहा है, इसके अंदर ये लोग अपने हिसाब से चीजों को कराते हैं, लेकिन जो हमारी सरकार है वो भी मांग रखती है, वो भी अपनी मांगों को रख सकती है कि आपको हमारे यहाँ पर काम कराने वाले जो मजदूर हैं, उनको इतना पैसा देना होगा, देश की सरकार को इतना टैक्स देना होगा। तो अगर ऐसा किया जाएगा तो आप देखते हैं कि उनको जरूर, जो गरीब देश है उनको अमीर देशों के साथ सही तौर पर जो सही आमदनी हो, जो सही मांग हो, उसको करना चाहिए। तभी जो हमारे कमजोर देश है उनको आगे बढ़ने का मौका बड़े तौर पर आप देखते हैं कि मिलेगा। अगला सवाल है कि विकास में ऋण की क्या भूमिका होती है। ये सवाल हमारा पिछली क्लास का, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सवाल देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि जो हमारा वैश्वीकरण है ना, वैश्वीकरण जो है, इसका प्रभाव एक समान नहीं है। इस कथन को आप अपने शब्दों में लिखिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये सवाल है कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना, वो हर एक व्यक्ति के लिए या फिर पूरी दुनिया के लिए एक समान रूपी नहीं होता। अगर आप देखें कि जो वैश्वीकरण है, इससे भारत में व्यापार करने के ढंग में और लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आया। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम देखें कि अभी भी जो हमारी बहुत बड़ी आबादी है, उस तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाया है। अभी भी जो हमारे अधिकतर शहरों में रहने वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वही वैश्वीकरण का ज्यादा लाभ उठा पा रहे हैं। जो हमारा ग्रामीण समाज है, वहां तक वैश्वीकरण की वजह से जो बनने वाले सामान हैं, जो कंपनियां हैं, जो बाहर की कंपनियां आ रही हैं, क्या वो भारत के गांव में लगा रही हैं अपनी फैक्ट्रियां? नहीं, शहरों में लगा रही हैं। तो भारत का जो एक बहुत बड़ा आबादी है, भारत की जो बड़ी जनसंख्या जो गांव में रहती है, उन तक अभी उतने बड़े लेवल पर आप देखते हैं कि लाभ नहीं हो पा रहा है। और जो हमारे गरीब लोग हैं, वैश्वीकरण की वजह से आप देखते हैं कि वो अधिक गरीब हो गए हैं। कैसे? देखें कि अगर आप लोग बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जब ये भारत में अपने व्यापार को लगाती हैं, तो जो भारत के छोटे छोटे व्यापारी हैं ना, उनका बिजनेस खत्म हो जाता है। पहले हमें अगर कोई सामान खरीदना होता था तो हम बाहर जाते थे, सामान लेकर आते थे। अब अपने घर पर बैठे हुए ही आप लोग अमेजोन से सामान को ऑर्डर कर देते हैं। अमेरिकी कंपनी है, भारत में आ जाने के बाद भारत के जो छोटे व्यापारी हैं, उनके काम पर और उनके व्यवसाय पर खतरा मंडराने लगा है ना। और आप देखें कि जब बड़े लेवल पर प्रतिस्पर्धा होने लगी, अब कंपटीशन बहुत ज्यादा होने लगा है, और भारत के जो छोटे व्यापारी हैं, ये इस कंपटीशन में नहीं खड़े हो पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियां बहुत ज्यादा डिस्काउंट देती हैं। तो भारत के व्यापारियों को इससे कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि नुकसान हो रहा है। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि ज्यादा नौकरियां हैं, ज्यादा कंपनियां हैं। आप देखें कि कंपनियां ज्यादा हैं,
भारत के अंदर अगर आप लोग देखें कि जो बाहर से आई हुई कंपनियां हैं वो कम है, लोग भारत के अंदर ज्यादा हैं। भारत की जनसंख्या दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हमारा प्यारा भारत बन चुका है। अब लोग ज्यादा हैं, नौकरियां कम है, तो मुख्य तौर पर आप देखें कि जो मजदूरी जितनी मिलनी चाहिए उतनी मजदूरी नहीं दी जाती, कम मजदूरी में लोगों को रखा जाता है, ज्यादा काम कराया जाता है। अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपको नौकरी से हटा दिया जाता है। तो भारत के व्यापारियों को भी ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, भारत के जो हमारे ग्रामीण इलाकों के लोग हैं उनको भी ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। भारत के अंदर जिन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं उनकी नौकरियों में जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिल रहा। तो जो वैश्वीकरण है वो हर व्यक्ति के लिए समान है ऐसा नहीं है। जो भारत के अमीर लोग हैं, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, उसको और उन लोगों को ज्यादा फायदा ग्लोबलाइजेशन से या फिर वैश्वीकरण से हो रहा है। हमारे हर एक समाज के व्यक्ति को इसका ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है। अगला सवाल है कि दोस्तों व्यापार से यानी कि बिजनेस से और निवेश से, निवेश का मतलब क्या होता है दोस्तों? निवेश का मतलब होता है पैसा लगाना। क्या होता है दोस्तों? पैसा लगाना, किसी कंपनी में पैसा लगाना, बिजनेस के लिए पैसा लगाना। इसके लिए उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायक है ना? तो अगर आप लोग भारत के अंदर देखें, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। जैसे आप सभी को पता है कि साल 1991 से पहले भारत के अंदर कोई भी दूसरे देश की कंपनी क्या नहीं कर सकती थी? भारत में अपना बिजनेस नहीं लगा सकती थी, अपनी फैक्ट्री नहीं लगा सकती थी, ये तो था ही नहीं। तो भारत में क्या हुआ? हम लोगों ने साल 1991 में वैश्वीकरण को शुरू किया। क्या किया? वैश्वीकरण को शुरू किया। उसी के साथ साथ एक और चीज भारत के अंदर शुरू की गई जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे हम लोग कहते हैं उदारीकरण। क्या कहा जाता है? उदारीकरण, इंग्लिश में कहते हैं लिबरेशन, है ना? आप क्या कहते हैं? उदारीकरण इसको कहा जाता है। भैया उदारीकरण के अंदर मुख्य तौर पर क्या हुआ? उदारीकरण का मतलब होता है छूट। क्या दी गई दोस्तों? छूट दी गई। सरकार ने क्या किया? छूट दी गई। भारत के अंदर यह हुआ करता था कि अगर आप भारत में रहते हैं और एक भारतीय हैं, अगर आपको भारत में कोई फैक्ट्री लगानी है, मुझे मान लो कपड़े की फैक्ट्री लगानी है, खिलौने की फैक्ट्री लगानी है, तो पहले मुझे सरकार से पूछना पड़ेगा। सरकार मुझको क्या देगी? सरकार मुझको लाइसेंस देगी। क्या देगी? लाइसेंस देगी। और अगर मुझे ये लाइसेंस मिलता था तभी मैं कोई फैक्ट्री या फिर कारखाना लगा सकता था। और ये लाइसेंस लेने में बहुत ज्यादा आप देखते थे कि परेशानी हुआ करती थी। जो लाइसेंस के इंस्पेक्टर थे वो बहुत ज्यादा पैसा मांगा करते थे, भ्रष्टाचार हुआ करता था। और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि भारत में उतना ज्यादा विकास नहीं हो पा रहा था। तो जब भारत में दूसरे देशों को आने दिया गया, उसी के साथ साथ भारत की सरकार ने क्या किया? अपने देश के अंदर उदारीकरण यानी कि छूट दी, लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। और भारत के अंदर यह कहा गया कि जो हमारे व्यापारी लोग हैं वो बिजनेस करना चाहे तो भैया लाइसेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जिसे जो भी कंपनी खोलनी है खोले, कोई भी व्यापार करना है खोले, भारत की सरकार से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप आज के समय में कारखाना खोलना चाहें तो जाना पड़ेगा आज्ञा लेने के लिए? नहीं, कारखाना खोलिए, फिर भारत की सरकार से आप क्या कीजिए? एक प्रकार से आप उनको बता दीजिए, उनको टैक्स दीजिए और उसके जरिए आप भारत में व्यापार कर सकते हैं। और उदारीकरण की वजह से ही आप लोग देखते हैं कि भारत में मुख्य तौर पर लोगों को ज्यादा अवसर मिले। तो बाहर की कंपनियां आई और जो भारत के अपने व्यापारी लोग थे उनको ज्यादा कारखाने खोलने का अवसर मिला, जिससे भारत में लोगों को रोजगार भी ज्यादा मिला। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि जो विदेश व्यापार है, जो दूसरे देशों के साथ बिजनेस किया जाता है, इसके अंदर बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार यह सहायक होता है? दिए गए उदाहरण से आपको सही समझाना है कि दुनिया के अंदर जो हमारा विदेश व्यापार है, जो हम दूसरे देशों के साथ बिजनेस करते हैं, ये विश्व के अलग अलग बाजारों से आपस में जुड़ा हुआ है और इसी कारण ये इसका एकीकरण हो गया है। क्या हम ये नहीं कह सकते कि आज के समय में पूरी दुनिया का जो बाजार है वो एक हो गया है? जी हाँ, कहीं ना कहीं आप देखें कि ये एक बन गया है, ये एकीकरण हो गया। जैसे इसे समझने के लिए आप लोग मोबाइल फोन का उदाहरण दीजिए कि भैया मोबाइल फोन बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो अधिकतर अमेरिका और यूरोप की हैं। और आप लोग देखें कि इन देशों के अंदर जो डिजाइन तैयार किया जाता है, ये आप लोग देखें कि बनाने वाली कंपनी अमेरिका की है या फिर यूरोप की। एप्पल जो है वो कंपनी अमेरिका की है, कंपनी अमेरिका की है, लेकिन ये जो अपने सामान को बनवाते हैं वो कहां बनवा रहे हैं? वो चीन में बनवा रहे हैं, पूर्वी एशिया यानी कि भारत के अंदर बनवा रहे हैं, मलेशिया के अंदर बनवा रहे हैं। तो और इसके बाद आप देखें कि जब ये भारत और चीन के अंदर मुख्य तौर पर क्या करते हैं? अपने सामान को बनाकर तैयार कर लेते हैं, मलेशिया के अंदर सामान को बनाकर तैयार हो जाते हैं, फोन तैयार हो जाता है, तो ये फोन फिर दुनिया में पूरे बाजारों में बेचा जाता है। जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वैश्वीकरण की वजह से दुनिया के सभी बाजार एकीकृत हो गए हैं, ये एक हो गए हैं। तो एक देश की कंपनी दूसरे देश के अंदर कारखाने को लगाती है, वहां पर सामान बनाया जाता है, फिर दुनिया के हर देश के अंदर इसे बेचा जाता है। इसकी वजह से दुनिया के सारे बाजार एक हो गए हैं, इनका एकीकरण हो गया है। अगला सवाल है कि वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा? आप कल्पना कर सकते हैं आज से 20 साल बाद दुनिया कैसी होगी? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। आज से 20-30 साल पहले, है ना, अगर हम लोग देखें 1991 में, यानी कि लगभग आज से 30 साल पहले जब भारत में वैश्वीकरण आया, तो उससे पहले का जीवन कितना अजीब था। 30 सालों में कितनी बड़ी चीजें बदल गई। आप घर बैठे हुए फोन के अंदर इंटरनेट की मदद से पढ़ाई कर पा रहे हैं,
बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? आने वाले 20 सालों में क्या होगा, जब आप मम्मी पापा बन जाएंगे तब क्या होगा ये देखते हैं। उस समय के अंदर दोस्तों अगर हम लोग कल्पना करें तो मुख्य तौर पर दुनिया के हर कोने के अंदर आप लोग देखते हैं कि एक कंपनी का प्रोडक्ट आसानी से पहुंचाया जा सकता है ना। आज के समय में हम लोग देखें तो भारत के अंदर क्या होता है कि अगर आप लोग ऑर्डर करते हैं अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से, तो हमारे देश के अंदर जो कंपनी होती है उसी का सामान हम मुख्य तौर पर खरीद पाते हैं। लेकिन भविष्य में ऐसा होगा कि भैया अगर जापान के किसी शहर के अंदर कोई कंपनी सामान बना रही है तो उनका सामान हमारे घर तक आसानी से पहुंच पाएगा, चीजें बहुत आसानी के साथ पहुंच पाएंगी। और आप देखें कि इंटरनेट की वजह से क्या होगा, इंटरनेट की वजह से जो आप देखें कि जो समय लगता है कि पहले डिलीवरी बॉय आते हैं, अब डिलीवरी बॉय नहीं रहेंगे भैया जी। आप देखें कि ड्रोन ड्रोन समझते हैं आप लोग, एक प्रकार का छोटा हेलीकॉप्टर होगा, कंपनी से वो उड़ेगा आपके सामान को लेकर और आपके घर पर आ जाएगा, राजू सामान लाए हैं इस तरीके के जरिए आपको आपका सामान मिल जाएगा। तो भविष्य जो है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और इंटरनेट की वजह से आप लोग देखने वाले हैं कि जो डिलीवरी का समय है उसमें कम किया जाएगा, ड्रोन आ जाएंगे और इसकी वजह से आप लोग देखते हैं कि जो चीजें हैं वो बहुत तेजी के साथ बदल जाएंगी। और ये जो ड्रोन सिस्टम है भैया ये तो अमेरिका के अंदर शुरू हो चुका है, जापान के अंदर शुरू किया जा सकता है, वहां पर ड्रोन की मदद से आप लोग देखते हैं कि चीजों को पहुंचाया जा रहा है। अगला सवाल है कि मान लीजिए कि आप दो लोगों को तर्क देते हैं और ये कह रहे हैं कि वैश्वीकरण जो है वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं, उससे हमारे देश के विकास को नुकसान हो रहा है, क्षति का मतलब नुकसान हो रहा है। और दूसरा कह रहा है कि नहीं नहीं वैश्वीकरण से ना भारत को फायदा हो रहा है। आप किसकी बात को मानेंगे भैया जी? अगर हम लोग दोनों की बातों को देखें तो मुख्य तौर पर हमें यह दिखता है कि वैश्वीकरण के आ जाने से लोगों को रोजगार मिला है, वैश्वीकरण के आ जाने से लोगों की जीवन शैली बेहतर हुई है, वैश्वीकरण के आ जाने से लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा हुआ है। गाड़ियां थी नहीं, पैसा था नहीं। अब कोई भी देश गरीब क्यों है? हमारा प्यारा भारत गरीब क्यों था? क्योंकि हमारे पास काम नहीं था। जब हमारे देश में लोगों के पास काम आया तो उनके पास पैसा आया, पैसा आया तो उनका जीवन शैली बेहतर हुई, उन्होंने अच्छी शिक्षा को प्राप्त किया, अच्छे स्वास्थ्य के अवसर मिले। तो आप मुख्य तौर पर ये देखते हैं कि हाँ ग्लोबलाइजेशन से आप देखते हैं कि इससे मुख्य तौर पर क्या होता है कि जो अमीर देश हैं वो गरीब देश का शोषण करते हैं, जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए उतनी मजदूरी नहीं मिलती है ना। इसके नुकसान तो है लेकिन जो फायदे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। लोगों को काम मिल रहा है, लोगों को एक देश के अंदर लोगों को ऑप्शंस मिल रहे हैं सामान खरीदने के, और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि वैश्वीकरण में नुकसान होते हुए भी आप देखें कि कहीं ना कहीं फायदे हैं। अब वैश्वीकरण के आ जाने से, इंटरनेट के आ जाने से आप देखें कि सामान बहुत जल्दी आप तक पहुंचता है। पुराने के समय में आप देखें चिट्ठियां लिखी जाती थी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाने में, आप देखें तो वीडियो कॉल तो थी नहीं, फोन बहुत मुश्किल से हुआ करते थे, बहुत महंगे थे। अब इंटरनेट के आ जाने से मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि चीजें सस्ती हुई हैं, समय बचता है, इंफॉर्मेशन सही तरीके से शेयर की जा सकती है, पढ़ाई घर बैठे बैठे की जा सकती है इतने अच्छे तरीके से, और ये सभी वैश्वीकरण की ही देन है। तो इसके नुकसान हैं लेकिन फायदे ज्यादा हैं, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के जो फायदे हैं वो नुकसान पर भारी पड़ते हैं। अगला सवाल है कि वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में आप देखते हैं कि क्या देखा गया है कि वैश्वीकरण अगर हम लोग पिछले 2 दशक, पिछले 20 सालों के अंदर देखें तो उसके अंदर हमें क्या दिखा है दोस्तों? इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि 2 देशों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ। किसी एक देश का सामान दूसरे देश में गया, सिर्फ वस्तुओं का ही आदान प्रदान नहीं हुआ, उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि लोगों का मतलब क्या है कि लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गए, और उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि वहां के विचार भी गए। तो वैश्वीकरण से ना सिर्फ सामान को लेने देने की बातचीत की गई, अपितु उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लोगों को और लोगों के विचारों को भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचते हुए हमने देखा। अगला सवाल है कि विश्व के देशों में जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनका सबसे सामान्य मार्ग क्या है कि दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं? वो जैसे मान लीजिए कि अमेरिका की कोई कंपनी है ना, अब अमेरिका की कंपनी मान लीजिए कि भारत के अंदर अपने व्यापार को लगाना चाहती है, तो अगर उसे भारत के अंदर कोई व्यापार लगाना है ना, मान लीजिए कि अमेरिका की कंपनी है, क्या है दोस्तों? फोर्ड। या फिर हम लोग इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, चलिए इसको एक और एग्जाम्पल से हम लोग आप सभी के साथ समझते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा होंडा, है ना, होंडा कंपनी के बारे में सुना है भैया जी, जापान की कंपनी है, और उसी के साथ साथ आपने देखा है कि ये क्या करती है भैया जी? कार बनाती है, बाइक बनाती है, ठीक है, व्हीकल्स बनाती है। अब जब ये भारत के अंदर आई थी साल 1990 के बाद, अब इन्हें भारत के अंदर किस तरीके से सामान को बनाना है, इनके पास इतनी मशीनें थी नहीं, कारखाने थे नहीं, तो भारत की जो स्थानीय कंपनी है, कौन सी कंपनी थी? हमारी हीरो कंपनी, भारत की जो हीरो कंपनी थी उसके साथ इन्होंने क्या कर लिया? साझेदारी की, पार्टनर बना लिया, और उसके जरिए फिर उन्होंने लंबे समय तक भारत के अंदर सामान को बनाया और बेचा। तो आप देखते हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो एक ऐसी कंपनी जो अलग अलग देशों में काम कर रही है, जब वो किसी एक देश के अंदर आती है तो जो वहां की स्थानीय कंपनी होती है ना, उसके साथ साझेदारी करती है ताकि वो आसानी से अपने सामान को बना सके और प्रोडक्ट को बनाकर बेच सके।
और यहाँ पर दोस्तों हम सभी ने आप सभी के साथ ये जो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चैप्टर रहा था उसको आप सभी के साथ डिस्कस किया। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे देश के बाजारों पर, व्यापार पर क्या परिवर्तन आया, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया, वो हमें जानने का मौका मिला। हम आपको बताएं दोस्तों कि इस चैप्टर से अब जो भी चीज़ें अब तक हमने सीखी हैं, इससे बाहर आप लोग कोई भी चीज़ आते हुए नहीं देखेंगे। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सकारात्मक तरीके से हमने हर एक बिंदु को आप सभी के समक्ष रखा है। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्त, अब हम लोग अपनी क्लास को समापन की ओर लेकर जाते हैं। आप लोगों से अब हमारी मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। हमने आप लोगों से डिमांड की थी कि दोस्तों आप लोग उस चैप्टर को या फिर उस अध्याय को बताइए जो आप चाहते हैं कि हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करें। तो अधिकतर जो बच्चे हैं वो इतिहास के चैप्टर की मांग कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम इतिहास के जो हमारा चैप्टर्स बचे हैं, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और जो हमारे चैप्टर्स हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस का कोई चैप्टर आप कराना चाहें, ज्योग्राफी का कोई चैप्टर कराना चाहें, उस चैप्टर के नाम लिखिए। तो जिस चैप्टर की होगी सबसे ज़्यादा डिमांड, उस चैप्टर को हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके सामने रखेंगे। आशा है कि आप सभी बच्चों को हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, डिस्कशन करेंगे एक नए चैप्टर का, उस चैप्टर के टॉपिक्स को समझेंगे और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।